नमस्कार। न्यूज डंका में मैं महेश विचारे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हमारे इस वार्तालाप कार्यक्रम में हमसे जुड़ी हुई हैं अंशु जोशी जी, जो कि दीर्घकाल से हमसे जुड़ी होती है। अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, अलग अलग विषयों पर वो हमसे बात करती रहती है। आज हम लोग का इस नवरात्रि के त्योहार पर और इस शुभ अवसर पर उनसे बात करना चाहते हैं, उनके बारे में भी जानना चाहते हैं, और अलग अलग जो विषय हैं जो कि स्त्री सशक्तिकरण के मामले में हम लोग बात करते रहते हैं, उस बारे में भी हम उनसे बहुत कुछ जानना चाहेंगे। अंशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज डंका में। महेश नमस्कार। जी, आपका एवं न्यूज डंका टीम का बहुत बहुत आभार। आप लोग मुझे हमेशा बहुत सार्थक विषयों पर चर्चा के लिए आमंत्रित करते हैं और आज भी ऐसी ही एक चर्चा की आशा और अपेक्षा के साथ आपके साथ जुड़ गई। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहली बात तो हम लोग इस नवरात्रि के दरमियान स्त्री जो स्त्री शक्ति है उसकी आराधना करते हैं, उसका पूजन करते हैं। उसके बारे में ही ये घर घर में ये त्योहार मनाया जाता है और पूरे देश भर में मनाया जाता है। आप भी एक स्त्री होने के तौर पे बहुत अलग अलग विषयों पर बात करती रहती है। एक सक्षम महिला के तौर पे आप सामने आई हैं, और पूरे आत्मविश्वास से आप बात करती हैं। तो किस आपसे ही शुरुआत करते हैं कि आपका ये जो सफर है अभी तक का, ये कैसे रहा। महेश जी, एक तो ये कि हम 9 दिन नवरात्रि मनाते हैं, साल में 2 बार मनाते हैं। मेरे लिए पूरा वर्ष एक तरह से नवरात्रि का रहता है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि भारत एक ऐसा देश है, अपनी संस्कृति इतनी सुंदर संस्कृति है जिसमें हमने पुरुष और स्त्री को अर्धनारीश्वर के सिद्धांत के रूप में कहीं ना कहीं ऐसे अपनाया हुआ है कि शक्ति जो है वो स्त्री स्वरूपा है, और पूर्णता की और हम बिना स्त्री के नहीं जा सकते। तो मैं अपने स्त्री होने की शक्ति को कहीं ना कहीं महसूस करती हूँ हर दिन, और प्रयास ये रहता है कि कुछ ना कुछ हर दिन सकारात्मक करना है और लोगों के साथ ज्ञान का, सकारात्मकता का, प्रसन्नता का प्रकाश हमें बांटना है। अपने सफर की ओर देखूं तो क्या कहूं, एक नदी की तरह जो है, टेढ़ा मेढ़ा, कभी मार्ग में व्यवधान आए, कभी बड़ा सुंदर एक रास्ता मिला, कभी कुछ कांटे रास्ते पर मिले, कभी छाया मिली, कभी धूप मिली, कुछ लोग साथ चले, कुछ समय तक साथ चले, कुछ लोग तब से अभी तक साथ चल रहे हैं। तो जब एक सफर के रूप में देखती हूँ और एक स्त्री के रूप में, तो यही बताना चाहूंगी कि एक छोटी सी जगह से मैं आती हूँ। मूलतः उज्जैन मध्य प्रदेश से हूँ। बचपन मेरा पश्चिमी निमाड़ मध्य प्रदेश में एक पूरा एरिया है, और इसमें खरगोन करके एक जगह है, और अपने दादा दादी के साथ वहां बड़ी हुई। और मुझे इस बात का बहुत गौरव है, बहुत गर्व है कि मेरे दादी दादा ने बचपन में ही ये सारे विचार और हमारा जो एक इतिहास रहा है उसमें स्त्री का जो स्थान रहा है, कहीं ना कहीं वो ज्ञान मुझे दे दिया था। और साथ ही साथ पिताजी माताजी भी ये समझाते चले कि जीवन में कितनी ही कठिनाई आ जाए लेकिन रुकना नहीं है, बस चलते रहना है। तो छोटी सी थी, वहां के एक अपने सरस्वती शिशु मंदिर से मेरी पढ़ाई हुई है, पढ़ती थी। और जब बड़ी होने लगी तो फिर समझ में आने लगा कि अपने समाज में जब हम एक स्त्री के रूप में देखते हैं तो कुछ कुछ कठिनाइयां तो निश्चित तौर पर आती हैं। जैसे रिश्तेदार बात करने लगते हैं कि आप या तो डॉक्टर या इंजीनियर बन जाइए, लेकिन आप यदि साहित्य पढ़ना चाहते हैं, आप यदि कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अभी भी मैं ये नहीं कहूंगी कि सभी जगह ऐसा है, लेकिन कुछ जगहों पर इस प्रकार की मानसिकता है कि फिर ऐसा समझा जाता है, अच्छा अब इस लड़की को लगता है आगे चलकर शादी करनी। तो मेरे पिताजी ने मुझे तभी समझा दिया था कि सबकी सुनो, लेकिन जो अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया है उसको लेके अपना आगे बढ़ते रहो। और उसी एक कहीं ना कहीं संदेश
को लेकर वैसे बहुत सशक्त हूँ, लेकिन मैं देख नहीं पाती हूँ। तो मुझे लगता था अगर मैं डॉक्टर बनी तो बहुत खराब डॉक्टर बनूंगी। तो मैं अंदर से डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी। घर वालों की इच्छा थी कि ये डॉक्टर बने। आसपास के सब लोग डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की तैयारी भी करते थे। तो मैंने अपने जीवन में पहली बार ईश्वर को इस समय पुकारा और उनसे ये प्रार्थना करी। लोग प्रार्थना करते हैं कि हम परीक्षाओं में सफल हो जाएं। मैंने प्रार्थना की कि मैं तो डॉक्टर नहीं बनना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता आगे क्या करूंगी मैं, लेकिन मैं तो बहुत लिखना पढ़ना चाहती हूँ और हाल फिलहाल मुझे ये लगता है कि मैं ये चीरा फाड़ी का काम नहीं कर पाऊंगी। तो हमेशा स्कूल की टॉपर रही, बाद में कॉलेज की गोल्ड मेडलिस्ट रही, लेकिन मेडिकल में मेरा नहीं सिलेक्शन हो पाया। और मैं आज भी ईश्वर को उनकी सहायता के लिए धन्यवाद देती हूँ। यहाँ से कहीं ना कहीं मेरा जेएनयू का सफर शुरू हुआ। मैंने हमारे यहाँ के एकमात्र गर्ल्स डिग्री कॉलेज में प्रवेश लिया, क्योंकि कला की, साहित्य की पढ़ाई वहीं होती थी। तो मैंने अपने विषय बदल दिए। मैं अपने पिताजी से बात की, मैंने कहा मैं आगे लिटरेचर पढ़ना चाहती हूँ, मैं राजनीति विज्ञान पढ़ना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि बिल्कुल जैसा आपको अच्छा लगता है। और इसके बाद मैंने यहाँ प्रवेश लिया। और हमारी एक प्रिंसिपल होती थी, मैं उनको हमेशा हर शिक्षक दिवस पर, गुरु पूर्णिमा पर याद करती हूँ, प्रोफेसर नलिनी रेवाड़ीकर। और जेएनयू के रास्ते कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे लिए खोले, जब उन्होंने देखा कि लाइब्रेरी में बैठी रहती थी, काफी सारी किताबें पढ़ती रहती थी। और एक हमारे हिंदी के प्रोफेसर होते थे, अभी भी हैं, और उनका आशीष हमारे सर पर बना रहे, प्रोफेसर BL अच्छा। तो मेरी रुचि को देखते हुए और कक्षा में जिस प्रकार से बातचीत करती थी अपने इन शिक्षकों के साथ, उनका आशीर्वाद मुझे मिला। उन्होंने मेरी बहुत सहायता की और कहीं ना कहीं उनके कठोर परिश्रम का मैं ये परिणाम मानती हूँ, और मेरे माता पिता के परिश्रम का और उनके मुझ पर विश्वास का ये परिणाम मानती हूँ कि मेरा जेएनयू में चयन हुआ। तो वहां से बीए करके जेएनयू आ गई, जेएनयू में सिलेक्शन हो गया। यहाँ से फिर मैंने मास्टर्स किया, एमफिल किया, पीएचडी किया। और महेश जी, यहाँ आते के साथ सबसे बड़ा मुझे एक चैलेंज मिला, और वो भाषा का चैलेंज मिला, क्योंकि मैं हिंदी माध्यम से पढ़ी हुई छात्रा रही हूँ और यहाँ पर पढ़ाई का जो मुख्य माध्यम है वो अंग्रेजी होता है। और मैंने अपनी जो प्रवेश परीक्षा दी थी वो भी मैंने राजनीति विज्ञान की, अंतरराष्ट्रीय संबंध की, हिंदी माध्यम में दी थी और मेरा सिलेक्शन हुआ। लेकिन यहाँ आने के बाद जब पढ़ाई शुरू हुई तो मुझे थोड़ी कठिनाई आई और समझ में नहीं आता था कि अब क्या करूं। तो इस स्थिति पर पहुंच गई थी और मेरे साथ के कुछ ऐसे बच्चे थे जो वापस भी लौट गए। तो मुझे लगा कि क्या करूं, अब यहाँ तो बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, तो क्या मुझे वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि मैं प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी भी करने की सोच रही थी। तब यहाँ के कुछ हमारे ऐसे प्रोफेसर्स मिले जिन्होंने मेरी सहायता की हिंदी माध्यम में अंतरराष्ट्रीय संबंध विषय को समझने की, और साथ ही साथ उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि तुम अपनी अंग्रेजी पर भी काम करना शुरू करो। तो फिर मुझे यहाँ से एक नया रास्ता मिला और इसी दौरान आकाशवाणी में FM गोल्ड चैनल में मेरा चयन हुआ, यहाँ पर एक आरजे और स्क्रिप्ट राइटर के रूप में, जो कि एक पार्ट टाइम जॉब हुआ करता था। तो जब आकाशवाणी में मेरा चयन हो गया तो वहां पर हमको एक बड़ी सघन ट्रेनिंग हिंदी और अंग्रेजी दोनों की मिली। तो यहाँ से फिर कहीं ना कहीं अंग्रेजी का व्यवधान भी समाप्त हो गया। आज तो मैं अंग्रेजी हिंदी दोनों ही भाषाओं में समानता से, समान अधिकार के साथ बोल सकती हूँ, लिख सकती हूँ। लेकिन ये बात इस इंटरव्यू के माध्यम से उन सभी के साथ साझा कर रही हूँ जिनको वर्नाक्युलर मीडियम की वजह से, मातृभाषा में अपनी पढ़ाई करने की वजह से आगे चलकर एक कठिनाई के रूप में सामने आती है। तो कोई व्यवधान आपके सामने आ जाए उसका एक समाधान होता है। जब हम समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं तो हमें वो समाधान भी मिल जाता है और सहायता करने वाले लोग भी मिल जाते हैं। अब प्राध्यापिका के रूप में पढ़ाती हूँ, तो ये सारे व्यवधान चूंकि मैंने अपने जीवन में देखे हुए हैं, झेले हुए हैं, तो जब छात्र छात्राओं के साथ रहती हूँ तो समझ पाती हूँ कि वे किन कठिनाइयों का अनुभव कर रहे होंगे और अपनी तरफ से प्रयास करती हूँ कि उनकी सहायता कर पाऊं। और लिखना कहीं ना कहीं बचपन से कहूं कि मेरे जीवन का, मेरे व्यक्तित्व का एक अंग है। पहले कविताएं लिखती थी बचपन में, जो अखबारों के बच्चों के कॉलम में या पृष्ठ पर छपा करती थी। फिर कहानियां लिखनी शुरू की
फिर आप तो जानते हैं जेएनयू में एक लड़की उपन्यास लिखा और उसे मेरे पाठकों का बहुत प्रेम मिला। उसके लिए मैं जितना भी अपने पाठकों का, अपने हित चिंतकों का आभार व्यक्त करूं वो कम है। अब अग्निपाखी सामने आया है, इसे भी पाठकों का बहुत दुलार मिल रहा है। तो लिखना पढ़ना जो है लिखती रहती हूँ। लेख लिखना है तो वो अमूमन हर दिन बैठकर कुछ ना कुछ क्या चल रहा है विश्व राजनीति में और उस पर मैं क्या लिख सकती हूँ, तो ये मेरा प्रयास रहता है कि मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिख सकूं। पर बचपन से लेकर के अब तक का यदि सफर आपको बताऊं अपने कहीं ना कहीं अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, तो वो बड़ा खट्टा मीठा रहा है, टेढ़ा मेढ़ा रहा है, पगडंडियों और राजमार्गों दोनों से ही युक्त रहा है। और अब आशा है कि ईश्वर आगे भी सद्मार्ग के रास्ते पर मुझे निरंतर चलने की प्रेरणा देते रहे। निश्चित तौर पे, यानी आपका जो ये सफर है सचमुच खट्टा मीठा आप बोल रही है, लेकिन प्रेरणादायी है, जो कि नई जो पीढ़ी है उनके लिए निश्चित तौर पे प्रेरणा देने वाला है। आपने एक जिक्र किया उसमें कि आपने अपने करियर के बारे में आपके पिताजी से बात की या माँ से बात की, घर वालों से बात की, उन्होंने भी उसको एक एक तरीके से उन्होंने कहीं पे अटकाव नहीं डाला उसमें कि आप जो करना चाहती वो करें, या इस तरह से उन्होंने एक परमिशन दे दिया आपको। तो ये जो है ये आजकल हम लोग को ऐसे दिखाई दे रहा है कि आज ये इस तरह से होता है। आज की लड़कियों को जो भी वो निर्णय लेना चाहती है वो लेने के लिए उनको दिया जाता है। लेकिन ऐसे तो शायद मुझे लगता है कि अगर भारत की संस्कृति देखें तो ये पहले से ही चला आ रहा है। बिल्कुल महेश जी, और इस चीज को कहीं ना कहीं मैं भी जब अपने विचार व्यक्त करती हूँ, चाहे स्त्री सशक्तिकरण का मुद्दा हो या महिलाओं से जुड़े मुद्दे हों, तो मैं ये मानती हूँ कि हम तो जब प्री वैदिक काल से हम अपनी संस्कृति में जाएं तो हम तो योद्धाओं के रूप में, सारथी के रूप में, पंडितों के रूप में महिलाओं को देखते आए हैं। और चाहे हमारे परिवार हो, हमारा समाज हो, हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, वहां पर महिलाओं की उपस्थिति और डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं उनका स्थान रहता ही आया है। तो मैं जब अपनी पिछली पीढ़ी की ओर भी देखती हूँ, मेरी माँ एक वैज्ञानिक रही है और छोटे से शहर से उन्होंने भी पढ़ाई की, सरकारी संस्थानों से उन्होंने पढ़ाई की और वे वैज्ञानिक रही है। तो कहीं ना कहीं उनके भी माता पिता ने उनका साथ दिया होगा। निश्चित तौर पर उन्होंने विज्ञान पढ़ा, उन्होंने उस जमाने में पीएचडी की और वे वैज्ञानिक बनी। मैं अपनी बुआओं को देखती हूँ तो कहीं ना कहीं उनकी जिस प्रकार की रुचि जिन विषयों में रही, उन्होंने वे विषय पढ़े। वे अपनी घर गृहस्थी देखना चाहती थी, उन्होंने अपनी घर गृहस्थी देखी। तो मैं जब अपने भारतीय परिवारों की ओर देखती हूँ, हमारे परिवारों को और जिस प्रकार का जीवन हम जीते हैं उसे हम एक दायरे या किसी जनरलाइज्ड फिनोमिना से नहीं बांध सकते। हर परिवार के अपने कुछ मूल्य होते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से जुड़े होते हैं। तो मैंने ये मेरे लिए कहीं ना कहीं एक मैं सुखद आशीर्वाद के रूप में ही इसको देखूंगी कि मैं बचपन से लेकर अब तक अपने परिवार का साथ अपने साथ पाती आई। विवाह के पहले मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी मेरे जीवन के हर डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर के समय मेरे साथ खड़े रहे और उन्होंने वो स्वतंत्रता मुझे दी कि निर्णय आप लीजिए। तो जब विज्ञान लिया तो वो भी कहीं ना कहीं मैंने लिया, और जब विज्ञान छोड़ा कि नहीं नहीं मुझे साहित्य पढ़ना है, मुझे लगता है मैं आगे लिखना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ, तो उसमें भी मेरे परिवार वाले मेरे साथ खड़े रहे, बहुत बड़ा संबल बन के हमेशा मेरे साथ रहे। और विवाह के बाद जिस दूसरे परिवार से मेरा रिश्ता जुड़ा, विवाह का निर्णय भी मेरा अपना था जिसमें मेरे परिवार वालों ने मेरा साथ दिया। और आज देखती हूँ तो मेरे पति को हमेशा शक्ति के स्तंभ के रूप में मेरे पीछे पाती हूँ, मेरे साथ पाती हूँ। और एक मैं ही नहीं हूं महेश जी, मैंने ऐसी अपनी बहुत सारी मित्रों को देखा है, मैंने अपने परिवार में अपनी बहनों को देखा है, मैं यहाँ अपनी छात्राओं को देखती हूँ, मैं अपने साथ की कई महिलाओं को देखती हूँ। तो मैं ये पाती हूँ
कि हमारे जीवन में हमारे परिवारों और पुरुषों का कहीं ना कहीं सतत सकारात्मक योगदान रहा है, रहता है। और इस अवसर पर आज हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, तो मैं ये एक महत्वपूर्ण बात जरूर कहना चाहती हूँ कि चाहे नवरात्रि का समय हो, विमेंस डे का समय हो, मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे, मीडिया के अन्य माध्यमों पे बाढ़ सी आ जाती है ऐसे पोस्टों की जिसमें कई लोग पुरुषों को कोसने लगते हैं। और विशेषकर जो हमारी वामपंथी बहनें हैं, तथाकथित फेमिनिस्ट बहनें हैं, वो महिलाओं पर होने वाले अपराधों के लिए या यदि समाज में किसी प्रकार की कोई कुरीतियां व्याप्त हैं तो हर उस एक कुरीति के लिए पुरुषों को कोसने लगती है। तो मेरा मानना है कि ये अपने आप में एक बहुत ही गलत प्रथा है, क्योंकि हर पुरुष अपराधी नहीं है और एक अपराधी पुरुष के लिए समाज के सभी पुरुषों को कोसना, ये तो मुझे कहीं ना कहीं गलत लगता है। तो आज एक बड़े अच्छे दिन, आज अष्टमी का दिन है और हम ये चर्चा कर रहे हैं, तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि शक्ति के साथ कहीं ना कहीं शिव भी जुड़े हुए हैं। तो अपने पिता के रूप में, भाई के रूप में, मित्रों के रूप में, पति के रूप में, बेटे के रूप में, कम से कम एक स्त्री के रूप में मैंने देखा है कि किस प्रकार से भारतीय पुरुष बढ़ चढ़कर, वे चाहे उनकी माँ हो, बहनें हो, बेटियां हो, बहू हो, पत्नी हो, आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सहायता करते रहते हैं। निश्चित तौर पे, यानी आपने जो आपका खुद का भी उदाहरण दिया जिसमें आपके दादा हो, आपके पिताजी हो, जिन्होंने बार बार आपको सपोर्ट किया, जो भी आप निर्णय लेना चाहिए वो निर्णय लेने के लिए आपको पूरी पूरी छूट दे दी, और वो निर्णय लेके आपने उनको मैं किस तरह से इसमें सक्सेस पा सकती हूँ ये आपने दिखा भी दिया। तो ये सचमुच उसमें एक निश्चित तौर पे प्रेरणादायी बात है, हर किसी को ये देखना चाहिए। आपने जिस तरह से कहा कि पुरुष जो है वो अ, सभी पुरुष जो है वो इस तरह से नहीं होते कि जो महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। बहुत से पुरुष हैं जो स्त्रियों को मदद भी करते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह से उनके पीछे खड़े रहते हैं ताकि वो आगे बढ़े। तो अभी इस नवरात्रि के त्योहार में भी हम लोग देखते हैं कि ये अगर फिर भी ये स्त्री शक्ति की आराधना करने वाला त्योहार होगा, लेकिन उसमें पुरुष भी उतनी एक पूरी तरह से वो ये उत्सव जो है मनाते हैं। वो भी कहीं पे बिल्कुल उपवास वो भी रखते हैं। वो भी चाहते हैं कि अपनी घर में जो स्त्री है, घर में हमारा जो पूरा परिवार है वो सुखी रहे, इसके लिए वो भी कोशिश करते हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल। जैसे आप नवरात्रि की जब पूजा देखें, आप किसी भी पंडाल में चले जाएं, तो शक्ति की आराधना का पर्व है। पुरुष भी इस पर्व को पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, शक्ति की स्त्री तत्व के रूप में आराधना करते हैं, या कहूं कि स्त्री तत्व की शक्ति के रूप में आराधना करते हैं। तो दोनों ही तथ्य सही होंगे। उपवास रखते हैं, माँ के प्रति अपनी कहीं ना कहीं भक्ति, मैं ये नहीं कहूंगी कि प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उस भक्ति को लेकर वे अपने जीवन की राह पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और घरों में भी जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो भारतीय पुरुष हैं, और आज के समय में विशेषकर मैं ये कहूंगी कि वे शक्ति के स्त्री तत्व में निहित होने को भली भांति बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। हमने पिछला पूरा वर्ष और लगभग ये आधा वर्ष कोविड-19 की काली छाया में बिताया है, और महेश जी, हम सभी लोग लॉकडाउन के दौरान घरों में बंद रहे। तो एक तो ये हमारी भारतीय परिवारों की शक्ति ही थी कि हम में से अधिकांश लोग स्वस्थ रह पाए, डिप्रेशन का शिकार नहीं हो पाए, क्योंकि हम अपने परिवारों के साथ थे। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि घर में बर्तन और झाड़ू पोछा का जो काम था, या घर के जो अन्य काम थे, वो सिर्फ स्त्रियों ने नहीं किए, वो बराबरी से काम बांटकर श्रम विभाजन होकर पुरुषों ने भी उसमें योगदान दिया अपना। कई पुरुषों ने इस पूरे लॉकडाउन के दौरान अपने कुलिनरी स्किल्स का, अपने जो पाक कला का यदि उनमें स्किल रहा होगा,
उसका उन्होंने कहीं ना कहीं उपयोग किया, प्रदर्शन किया। कई पुरुषों ने साफ सफाई से लेकर के रसोई घर में हाथ बटाया, काम किया, और ये दिखा दिया कहीं ना कहीं कि वे लोग जो हमारी संस्कृति को, हमारे परिवारों को, हमारे सामाजिक सभ्यता को पानी पी पी के कोसते रहते हैं, वो लोग कितने खोखले हैं, कितने झूठे हैं। क्योंकि जो हम पुरुषवादी मानसिकता कहते रहते हैं, मैं आज जब न सिर्फ शहरों में, मैं जब छोटे गांव और कस्बों में भी जाती हूँ, तो मैं पाती हूँ कि अपने घर की बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए एक पुरुष, बल्कि कहूंगी कि स्त्री से ज्यादा मुझे तत्पर दिखाई देता है कि मेरी बेटी आगे बढ़े, इस देश का नाम, मेरे परिवार का नाम, मेरा नाम पूरे विश्व पटल पर रोशन करे। तो भारतीय पुरुषों की ओर यदि देखूं तो कहीं ना कहीं सुलझे हुए हैं। हमारी जो एक फिलोसफिकल, हमारी जो एक नींव है, उससे जुड़े हुए हैं, और भली भांति शिव और शक्ति का जो समन्वय है उसे बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और जब हम प्रैक्टिकली देखें, जब हम उसे अपने जीवन में देखें, तो मैंने आपको कई उदाहरण अभी दिए, वो हमें अपने जीवन में दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार से हमारे पुरुष कहीं ना कहीं, चाहे हमारा घर बार हो या बाहर कोई काम करने हो या हमारा स्त्रियों का सहयोग करना हो, इसमें हमारे साथ खड़े रहते हैं। बिल्कुल। अभी हम लोग इस नवरात्रि के दरमियान स्त्री सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि स्त्री तो पहले से ही सशक्त है, सक्षम है। कुछ भी कोई भी अगर चैलेंज उसके सामने आ जाता है तो वो निभा सकती है, उसको फेस कर सकती है, उसका सामना कर सकती है, ये दिखाई देता है। और हमने अलग अलग क्षेत्रों में देखा है कि कोई भी क्षेत्र अभी ऐसे रहा नहीं है कि जहाँ पे स्त्री नहीं है। हर क्षेत्र में अभी स्त्री आगे जा चुकी है। तो क्या कहेंगे कि सचमुच स्त्री सशक्तिकरण जो है वो आवश्यक है या पहले से ही स्त्री सशक्त है? देखिए महेश जी, यदि हम आपके इस प्रश्न को एक विचार के रूप में लेकर आगे बढ़े, तो जैसा कि अभी हमने बात की कि यदि हम भारतीय स्त्री की ओर देखते हैं तो उसे किसी प्रकार के पाश्चात्य खोखले नारीवाद की आवश्यकता नहीं है। तो हम तो सारथी भी रही हैं, हम तो श्री कृष्ण की प्रिय सखा और सलाहकार भी रही हैं, हम तो कहीं ना कहीं योद्धा भी रही हैं, हम तो विचारक भी रही हैं, लेखिका भी रही हैं, पंडिता भी रही हैं। तो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे युद्ध का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, लिखने पढ़ने का क्षेत्र हो, भारतीय स्त्री हर युग में कहीं ना कहीं अपनी एक छाप दर्ज कराती आई है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे हमारे यहाँ मुस्लिम शासक घुसते गए, कुछ बुराइयां भी हमारे समाज में व्याप्त होती गई। मैंने अभी अपने भारतीय पुरुषों के, हमारे भारतीय स्त्रियों के सशक्तिकरण और जीवन में योगदान की बात की। ये हमारी बहनों को समझने की आवश्यकता है कि हमारे पुरुष कहीं ना कहीं भारतीय सांस्कृतिक गौरव को लेकर के जीते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो सशक्तिकरण पहले से ही है, जहां हमें बुर्का नहीं पहनना है, जहां हमें पर्दा नहीं करना है, हमारे ऊपर इस प्रकार का कोई बंधन नहीं है। हम अपने पति को 3 और स्त्रियों के साथ बांटने के लिए बाध्य नहीं है। हमें कोई 3 तलाक कह के, हंसी खेल में तलाक दे करके शादी का बंधन तोड़कर नहीं जा सकता है। हमारी संस्कृति में जब हम विवाह की वेदी पर बैठते हैं तो स्त्री को, कन्या रूप को लक्ष्मी और पुरुष रूप को विष्णु कहा जाता है, और कहा जाता है कि आपका जन्म जन्मांतर का 7 जन्मों का बंधन है। इस प्रकार की कहीं ना कहीं भावना को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं यदि इस बात पर पुनः आऊं कि क्या हम पहले से सशक्त हैं, मैंने आपसे कहा हम सशक्त हैं, लेकिन क्या सशक्तिकरण की आवश्यकता है? आज के इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जहां हम रह रहे हैं, भारत में जब हम देखते हैं तो चुनौतियां नई हैं जो वैश्विक स्तर से हमारे यहाँ आई हैं, और कुछ सामाजिक चुनौतियां भी हैं।
इससे मैं इनकार नहीं करूंगी। कुछ कुरीतियां भी हैं जिसे हमें स्वीकार करना होगा कि हैं, और इनके समाधान हमें ढूंढने चाहिए। तो उनके लिए आज की भारतीय स्त्री कहती है कि मुझे पता है कि मैं सशक्त हूं, लेकिन जहां कहीं भी मेरी कोई बहन एक कमजोर कड़ी से कहीं ना कहीं यदि जुड़ी हुई है, या किसी ऐसे गांव, कस्बे, परिवार या ऐसी परिस्थिति में बैठी हुई है जहां उसे आर्थिक रूप से सशक्त किए जाने की आवश्यकता है, तो वहां मेरी सहायता करो। मैं सशक्त होना चाहती हूँ यहां से कि मेरे पास निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो। मैं सशक्त होना चाहती हूँ आर्थिक रूप से, कि मैं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रहूं। और उसके लिए यदि आप आज देखें तो 2014 के बाद से ही हमने शायद इस विषय पर एक बार चर्चा भी की थी। इतनी सारी योजनाएं, और वे सिर्फ योजनाएं नहीं है, उसके परिणाम भी हैं, हमारे देश में चलाई जा रही है, जिससे कि हमारी भारतीय स्त्रियां हर तबके की, हर जगह की, हर भाषा की सशक्त हो सके, आर्थिक रूप से, वैयक्तिक रूप से। आने वाली जो पीढ़ी है या अभी जो जवान लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनको क्या कहेंगे कि जिस तरह से अभी आजकल हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, पूरे देश भर में होते होंगे कि बलात्कार के होते हैं, जैसे कि हम लोग वो चाहते नहीं है कि उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए। ठीक है, हम लोग कहीं पर उसका न्यूज पढ़ते हैं, उसके ऊपर रिएक्ट होते हैं, लेकिन इस तरह से एक उसमें उससे एक निष्कर्ष निकाला जाता है कि कहीं पे स्त्री और पुरुषों में भेदभाव किया जाना शुरू हो जाता है। तो आप किस तरह से देखते हैं कि आगे जो अभी जो नई पीढ़ी है, उसने इस पूरे ये जो वाकया है, इसके बारे में किस तरह से उन्होंने देखना चाहिए इसको, और सचमुच ऐसे हो रहा है या सचमुच पुरुषों से उनको कुछ डरना जरूरी है? ऐसे लोगों का एक मानना होता है, इसके ऊपर से एक न्यूज के ऊपर से वो लोग का एक निष्कर्ष निकालते हैं। तो सचमुच ये ऐसे परिस्थिति है अभी आज देश में? महेश जी, जैसा कि मैंने कहा कि समाज में कुछ कुरीतियां हैं, और हम अपने हर एक राज्य को दूसरे के समान नहीं बता सकते। इतनी विविधता है हमारे देश में, इतनी विविधता है हमारी सामाजिक परंपराओं, प्रथाओं और मानसिकताओं में, कि हम जनरलाइज करके कहीं की स्थिति को नहीं देख सकते। लेकिन हाँ, स्त्रियों पर अपराध हम देखते आए हैं, और स्वतंत्रता के बाद के जब हम आंकड़े देखते हैं तो हम पाते हैं कि चाहे कन्या भ्रूण हत्या के मामले हों, या दहेज प्रथा से जुड़े मामले हों, उत्पीड़न के मामले हों, या बलात्कार के मामले हों, स्त्रियों पर अपराध होते हैं, ये एक सच्चाई है। लेकिन किसी भी रूप में, किसी भी स्त्री पर, किसी के भी द्वारा यदि अपराध किया जाता है तो वो अक्षम्य है, ऐसा मैं मानती हूँ। क्योंकि हम जिस स्त्री को 9 दिन तक देवी मानकर, शक्ति स्वरूपा मानकर पूजते हैं, तो यदि उसके प्रति अपराध किया जाता है तो ये कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता में आया एक बहुत बड़ा विकार है। इसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। अब इसके 2 स्तर पर प्रयास होने चाहिए। हम नीतिगत स्तर पर सरकार की तरफ से किस प्रकार से इन समस्याओं का सामना करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि कई ऐसे नए नियम बने, कई कानून बने हैं, जिसके तहत इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं कि महिलाओं पर होने वाले अपराध, विशेषकर यदि यौन अपराध हो, तो उससे जुड़े अपराधियों को इस प्रकार की कठोर से कठोर सजा जल्दी से जल्दी दी जाए, ताकि वो अन्य लोगों के लिए उदाहरण बने कि इस प्रकार का काम कोई भी व्यक्ति करने से डरे। पहली तो ये चीज। अब ये हो गई शासन की जिम्मेदारी, शासन की तरफ से क्या किया जा रहा है। लेकिन एक व्यक्ति के रूप में महेश जी, जब मैं और आप इस प्रकार की स्थितियों को, अपराधों को देखते हैं, और विशेषकर राजनीति विज्ञान की एक स्कॉलर के रूप में और एक अध्यापक के रूप में, मैं हमेशा मानती हूं कि किसी भी समस्या की जो जड़ है वो हमारे मानसिक स्तर से जुड़ी रहती है। तो हमें कहीं ना कहीं ये अपनी मानसिकता में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे ऐसे कई यहाँ पर मैं देखती हूं तो ऐसे कई क्षेत्र हैं, कई इस प्रकार की सामाजिक परंपराएं हैं
जहां पर जिसके तहत कहीं ना कहीं स्त्रियों को पुरुषों के साथ भेदभाव करके देखा जाता है। इसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है और ये बदलाव महेश जी शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। और इसको अब मैं यदि देखूं तो अभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे सामने आई है और उसमें इस प्रकार के मैंने बिंदु देखे हैं, इस प्रकार के उसमें कहीं ना कहीं उपाय किए गए हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक यानी एक पूर्णता से युक्त शिक्षा जो है वो सभी तक पहुंच सके और उसमें स्त्रियों के लिए विशेष प्रयोजन है। तो हम शिक्षा के माध्यम से ही धीरे धीरे लोगों की मानसिकता भी हमें बदलनी पड़ेगी। वो मानसिकता जो कहीं ना कहीं स्त्रियों को पुरुष से कमतर मानती है, क्योंकि थोड़े ही सही लेकिन ऐसे लोग भी हमारे भारतवर्ष में हैं। तो ये इस और हमें ध्यान देना होगा। लेकिन हाँ, जैसे जैसे हमारी नई पीढ़ी हमारे सामने आती जाती है, जैसे मैं अपनी पिछली पीढ़ी के लिए नई पीढ़ी थी, मेरे लिए मेरे आगे की पीढ़ी नई पीढ़ी हुई, उनके लिए, और अब जो बच्चे बड़े हो रहे हैं वे अब भारत का भविष्य है। तो जो नई पीढ़ी है उनको ये समझने की आवश्यकता है कि जो ये सारी समस्याएं हैं ये कहाँ से आई हैं, ये क्यों आई हैं, इतिहास में झांक कर देखने की आवश्यकता है। तो जो हम एक जनरलाइज कर देते हैं ना कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो पुराणपंथी है, ये एक बहुत ही गलत कहीं ना कहीं मानसिकता है। तो मैं नई पीढ़ी को यही कहना चाहूंगी कि भैया पलटकर जब आप इतिहास की ओर देखते हो तो पूरा इतिहास देखना कि यदि कुरीतियां हमारे समाज में आई, विशेषकर स्त्रियों के परिप्रेक्ष्य में, तो वो कहां से आई, अन्यथा किस प्रकार का समाज और किस प्रकार का जीवन हम भारतीय जीते थे, ये जाकर के वे कालिदास के जितने भी उनका लिटरेचर है, साहित्य है, उसमें पढ़ सकते हैं। ये जाकर के वे पूरा वैदिक और वैदिक काल में देख सकते हैं कि स्त्री किस प्रकार का जीवन जीती थी। और दूसरी चीज ये कि पुराना सब कुछ अच्छा है ये भी जरूरी नहीं, पुराना सब कुछ बुरा है ये भी जरूरी नहीं। तो जो बुरा है उसको त्याग कर, और जो अब इररेलेवेंट हो गया है उसको त्याग कर, जो अच्छा है और जो हमारी जड़ों से जुड़ा है उसको लेकर हमको आगे बढ़ना है। और यहाँ विशेषकर मेरी जो बहनें और बेटियां देख रही हो, जुड़ी हो और इस तथ्य को समझना चाहती हो, तो कृपया इस चीज को समझिए कि हमारी जो जीवन शैली है वो एक बहुत स्वस्थ जीवन शैली है। आज पूरा विश्व कहीं ना कहीं उसका अनुसरण कर रहा है। और हम जो सुहाग चिन्ह धारण करती हैं या हम जिस प्रकार से रहती हैं, तो कृपा करके उसको आप मॉडर्नाइजेशन से या आधुनिक होने या ना होने से मत जोड़िए। आपका बिंदी लगाना या ना लगाना इस बात का प्रतीक नहीं है कि आप आधुनिक हैं या नहीं है। लेकिन ये समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आप भारत में जन्मी हैं, आप कहीं ना कहीं भारत की बहन बेटियां हैं, और भारत का जो सांस्कृतिक गौरव है अपनी भविष्य की पीढ़ी को देने वाली धरोहर अब आप ही के पास है। तो आप क्या देंगी इसका निर्णय अब आपको करना है। अंशु जी, जिस तरह से आपको परिवार ने सपोर्ट किया, तो आज का जो आज हर घर में बेटी है उसको सपोर्ट किया जाता है, तो आप उस परिवार को क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से आपका उदाहरण उनके सामने रखेंगी? महेश जी, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं ऐसे परिवार में पैदा हुई जहां मेरे दादाजी, मैं जब छोटी थी तो कहा करते थे कि किरण बेदी की तरह बनना, बड़े होकर कुछ करना। तो उन्होंने मेरा दायरा रसोई घर तक सीमित नहीं होने दिया। मैं जब अपने आसपास देखती हूँ तो ऐसी कुछ मित्र थी जिनके परिवारों में इस प्रकार की मानसिकता थी और उनको लड़ना पड़ा। लेकिन अच्छी बात यह थी कि परिवार में अलग अलग सदस्य होते हैं, तो यदि किन्हीं सदस्यों ने उन्हें इस प्रकार की बातें कही तो
कई दूसरे सदस्यों ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए सहयोग भी किया और प्रेरित भी किया, और यही भारतीय परिवारों की सुंदरता है, खूबसूरती है। और अब आज इस पड़ाव पर आकर जीवन के मैं देखती हूँ और अपने आसपास देखती हूँ, तो बेटियां जो हैं अब तो उन्हें विशेष देखती हूँ कि दर्जा कहीं ना कहीं दिया जाता है परिवारों में। जिस तरह से मान सम्मान तो ठीक है, जिस प्रकार से लाड़ दुलार करके बड़ा किया जाता है और उनके प्रति पूरे परिवार के सपने होते हैं, तो ऐसे परिवारों को हाथ जोड़कर मैं न सिर्फ आभार व्यक्त करना चाहूंगी, ये कहना चाहूंगी कि आप दरअसल हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सच्चा दर्पण हैं। तो आप ऐसे ही बने रहिए, और कहीं ना कहीं ये आप सभी की सम्मिलित शक्ति है जिसकी वजह से हमारी बहन बेटियां, स्त्रियां आगे बढ़ पाती हैं, मिसाइल्स बना पाती हैं। तो वो भारतीय स्त्रियों का तो महेश जी ऐसे ही रहता है कि हम हलवा भी बना लेंगी घर में, पूजा भी कर लेंगी, जाकर पढ़ाना है तो पढ़ा भी दिया, वो भी कर लिया हमने बड़ी सहजता से। ये भारतीय स्त्रियों का एक गुण है, उनको मल्टीटास्किंग जो है मुझे लगता है गॉड गिफ्टेड है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं उनके परिवारों का भी मैं कहती हूँ कि सहयोग रहता है। तो ऐसे परिवार जिनके लिए आप कह रहे हैं कि जो अपनी बहन बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं, उनके प्रति अपना हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अपने आसपास के और 4 परिवारों को, यदि वहां किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसे देखते हुए अपनी तरह बनने के लिए प्रेरित कीजिए, ताकि भारत की बेटियां निरंतर भारत का नाम वैश्विक पटल पर रोशन करती रहे। निश्चित तौर पे नवरात्रि के लिए एक अच्छा संदेश आपने दिया। और नवरात्रि के इस त्योहार में जो हम 9 रूप देखते हैं देवी के, वही हर स्त्री में होते हैं। ये हम लोग हर वक्त वो देखते हैं, कभी वो माँ होती है, कभी बहन होती है, तो अलग अलग रूप में वो हमें दिखाई देती है, हमारे पीछे खड़ी रहती है। बहुत अच्छा लगा अंशु जी आपसे बात करते हुए, आपने बहुत अलग अलग विषयों पर यहाँ पे बात की। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज डंका की तरफ से। आपको और न्यूज डंका की पूरी टीम को मेरी ओर से हृदय से धन्यवाद। नवरात्रि की तथा दशहरे की अनेकानेक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।